Hello friends, now we'll be studying class 7th NCERT History chapter number 2 New Kings and Kingdoms. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries. तो इस मैप में जो इंडिया का मैप है 7 to 12th सेंचुरी में अलग अलग एम्पायर्स देखते हैं। द चाहमनाज, द राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास, पांड्यास, पालास, Arabs of Mansura, Arabs of Multan, Kalinga. Kalinga was a place. So, emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. तो 7th सेंचुरी के एंड तक बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और बड़े बड़े वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंतास। तो जो वहाँ के राजा थे वो अलग अलग जमींदारों को और अलग अलग वॉरियर चीफ्स को अपना सबऑर्डिनेट रखते थे या सामंतास रखते थे। as they were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. तो ये जो लोग थे इनसे ये उम्मीद रखी जाती थी कि ये अपने राजाओं के लिए गिफ्ट्स लेके आएं और उनके कोर्ट में हाजिर रहें और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें। एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ, they declared themselves to be Mahasamantas, Mahamandleshwar, the great lord of a circle or region and so on. तो जैसे ही सामंता लोगों को पावर और उनके पास पैसा आया वैसे ही उन्होंने खुद को महासामंता या महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कभी कभी सामंता जो जिन राजा के अंडर थे उनसे अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। तो ऐसा एक उदाहरण है राष्ट्रकूटा का डेक्कन में। Initially, they were subordinate to Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. Golden womb. तो ऐसा ही एक उदाहरण जो है राष्ट्रकूटास का है जो कि चालुक्यास के अंडर आते थे। तो मिड-8th सेंचुरी में दंती दुर्गा नाम के जो एक राष्ट्रकूटा चीफ हैं उन्होंने अपने चालुक्या जो उनके ओवरलॉर्ड थे, जो उनसे सुपीरियर थे, उनको हटा दिया और एक रिचुअल किया जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। When this ritual was performed with help of Brahmanas, it was thought to lead to rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. तो ये जो हिरण्यगर्भ रिचुअल है इससे होता ये था कि ये ब्राह्मण करवाते थे और इससे जो सैक्रिफाइसर है, जो इसको जिसके ऊपर ये रिचुअल हो रहा है उसका रीबर्थ माना जाता था एज क्षत्रिय, जबकि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. दूसरे उदाहरण के लिए अलग अलग बड़े परिवारों से आने वाले जो लोग थे वो अपनी मिलिट्री स्किल से अलग अलग राजघरानों को अलग कर देते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शरणम and Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. तो ऐसा उदाहरण भी है जहाँ पे ब्राह्मणों ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और वो क्षत्रिय बन गए। और इनमें से कुछ उदाहरण है कदम्ब मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र के, जिन्होंने कर्नाटका और राजस्थान में सक्सेसफुल किंगडम एस्टैब्लिश कर लिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द न्यू किंगडम्स। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraja, Great King, Overlord of King, Tribhuvana Chakravartin, Lord of the Three Worlds, and so on. कई नए राजाओं ने अपने लिए बड़े बड़े नाम के टाइटल चुने, जैसे महाराजा अधिराजा मतलब कि महान राजा, या फिर राजाओं के
बड़े राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों वर्ल्ड के मालिक। However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmanas. तो इतने बड़े नाम रखने के बावजूद भी राजा जो हैं वो अपना पावर जो है सामंतास के साथ शेयर करते थे, जिसमें कि कारीगरों की एसोसिएशंस आती थी, ट्रेडर्स की एसोसिएशन आती थी और ब्राह्मणर्स की एसोसिएशन आती थी। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, and artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. तो हर राज्य में जो है संसाधन या रिसोर्सेज जो हैं वो इसको पैदा करने वाले लोगों के पास से आते थे, जैसे मजदूरों के पास से, किसानी कारीगरों के पास से, पशु चालकों के पास से, और आर्टिसंस के पास से। और इनको मनाया जाता था या फिर इनको मजबूर किया जाता था कि ये जो भी पैदावार हो रही है इनके पास, उसका कुछ हिस्सा जो है वो सरेंडर करें राज्य के पास। Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. कभी कभी ये एक किराए की तरह वसूला जाता था, क्योंकि जो ज़मीन का मालिक होता था जिनके ऊपर ये सब गतिविधियां होती थी, वो इसको किराए की तरह लेता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, तो अलग अलग व्यवसायियों से कर भी लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. तो जो resources इकट्ठे किए जाते थे, इनसे राजा का जो महल होता था और राजा का पूरा जो एम्पायर होता था उसको उसके कार्यभार में इस्तेमाल होता था, और इसके अलावा नए महल और नए मंदिर बनाने में भी काम आता था। They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead the acquisitions of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. तो ये जो वेल्थ इकट्ठी होती थी, इसको ये युद्ध में भी काम आती थी, और युद्ध में काम आती थी इससे ये होता था कि युद्ध यदि जीत जाता था कोई एम्पायर, तो उस एम्पायर के पास दूसरे एम्पायर की और वेल्थ भी आ जाती थी, और इस और जो युद्ध में जीतता था उसको नए व्यापार के रास्ते भी मिलते थे और ज़मीन भी मिलती थी। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। तो ऐसे लोग जो कि कर इकट्ठा करते थे, ये कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से आते थे, कुछ बड़े परिवारों से आते थे, और इनकी जो पोस्ट रहती थी वो हेरिडिटरी होती थी। मतलब जैसे एक व्यक्ति है जो कर इकट्ठा करता है तो उसका बेटा ही उसकी गद्दी संभालेगा। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज। यही नियम जो है आर्मी के लिए भी लागू होता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। कई केसेस में ऐसा भी होता था कि राजा के जो करीबी हैं या करीबी रिश्तेदार हैं, उनको ये पोजीशन मिलती थी। प्रशस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू। तो प्रशस्ति में ऐसे कई चीज़ें लिखी गई हैं जो असली हकीकत में सही नहीं होगी, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू depict themselves as valiant victorious warriors फॉर एग्जाम्पल। तो प्रशस्ति में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो भले ही सही नहीं है, पर वो हमें ये बताती हैं कि जो राजा होते थे वो खुद को कैसे बताना चाहते थे लोगों को, कि लोग उनको किस तरह से याद रखें। जैसे महावीर मतलब परमवीर चक्रवर्ती राजा के रूप में याद करें। These were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administration. तो ये जो प्रशस्ति बनाई जाती थी ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती थी, जो कभी कभी राज्य कार्य में भी मदद करते थे। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। राजा जो है वो ब्राह्मणों को ज़मीन देकर रिवॉर्ड दिया करते थे, ज़मीन का रिवॉर्ड दिया करते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. तो ज़मीन के साथ साथ कॉपर प्लेट भी मिलती थी, जिसके ऊपर ये लिखा गया होता था कि किस ब्राह्मण को कौन सी ज़मीन दी गई है। ये कुछ कॉपर प्लेट्स आप फिगर में देख सकते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूलर इन द 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The ring holding these plates together is secured with a royal seal
to indicate that this is an authentic document. तो ये जो कॉपर प्लेट्स हैं, ये राजा जब ब्राह्मणों को ज़मीन देते थे तो उससे जुड़ा ये कॉपर प्लेट है और इस पर एक सील लगी है, जो कि ये बताता है कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. तो 12th सेंचुरी में एक लंबी संस्कृत कविता लिखी गई थी कश्मीर के राजाओं के ऊपर। इट वॉज composed बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। ये कल्हाना नाम के एक ऑथर द्वारा लिखी गई थी। He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. तो कल्हाना ने जो कविता लिखी उसमें कई इंस्क्रिप्शन थे, डॉक्यूमेंट्स थे, आई विटनेस के अकाउंट्स थे और पुराना इतिहास था जो ये पोएम लिखी थी उसके लिए। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. तो अधिकतर प्रशस्ति जो लिखी जाती थी उसमें तारीफ हुआ करती थी, लेकिन कल्हना जो लिखे थे उसमें थोड़ी बुराइयां भी थी। वारफेयर फॉर वेल्थ। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in specific region. आपने नोटिस किया होगा कि अलग-अलग डायनास्टीज कुछ स्पेसिफिक रीजन पे ही कंट्रोल रखती थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन में कब्जा रखने के अलावा भी वो दूसरे एरिया पर भी कब्जा करना चाहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। तो एक जो मशहूर इलाका है वो कन्नौज नाम का शहर है जो कि गंगा किनारे बसा था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनास्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो कई सदियों तक जो गुर्जरा प्रतिहारा हैं, जो राष्ट्रकूटा हैं और पाला साम्राज्य हैं, ये कन्नौज पर कब्जे के लिए लड़ा करते थे। Because there were three parties in this long-drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. तो चूंकि इस लंबे समय तक चलने वाले इस झगड़े में तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसलिए इसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. तो राजा जो हैं अपना पावर और रिसोर्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बड़े बड़े मंदिर भी बनाते थे। So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. तो जब भी एक एक राजा जो है दूसरे किंगडम पे हमला करता था तो वो अक्सर टेम्पल के ऊपर हमला करता था, क्योंकि टेम्पल बहुत रिच हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हुआ करते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। तो ऐसे एक राजा का उदाहरण है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent. तो महमूद गजनी जो हैं वो सन 997 से लगाकर 1030 तक उन्होंने शासन किया, और वो जो हैं उन्होंने अपना साम्राज्य सेंट्रल एशिया, ईरान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से तक एक्सटेंड कर दिया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो महमूद गजनी जो है वो हर साल इस सब कॉन्टिनेंट पर हमला किए करते थे। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। तो ये हर साल हमला करते थे, कई वेल्दी टेम्पल्स पे करते थे, और इनका टारगेट जो था वो सोमनाथ गुजरात तक भी पहुंच गया था। मच ऑफ द वेल्थ महमूद carried away was used to create a splendid capital city at गजनी। तो जो भी खजाना महमूद गजनी ले जाया करते थे वो अपनी कैपिटल गजनी को जो है डेवलप करने में यूज़ करते थे। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of this subcontinent. तो सुल्तान महमूद जो थे उनको अ, ऐसे लोगों के बारे में जानने में भी रुचि थी जिन पर उन्होंने कब्जा किया, और इस काम के लिए उन्होंने अल बिरूनी नाम के एक स्कॉलर को
चुना ताकि वो इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में लिख पाए। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताबुल हिंद रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। तो अल बिरूनी ने जो किताब लिखी उसका नाम था किताबुल हिंद, जो कि आज तक इतिहासकारों के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो अल बिरूनी ने जो है अलग अलग संस्कृत स्कॉलर से कंसल्ट किया, जानकारी ली किताबुल हिंद बनाने के लिए। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चामनास, लेटर नोन एज चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो कुछ और राजा थे जिनका नाम था चामनास, जिनको बाद में चौहान नाम से बुलाया गया, जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास के इलाकों पर शासन करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपांड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड द गहाड़ावालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो जो ये चौहान हैं या चामनाज हैं, ये अपना शासन वेस्ट साइड में भी बढ़ाना चाहते थे और ईस्ट साइड में भी बढ़ाना चाहते थे। वेस्ट साइड में इनका सामना हुआ गुजरात के चालुक्यास से, और ईस्ट साइड में इनका सामना हुआ गहाड़ावाला से, जो कि वेस्ट उत्तर प्रदेश में रहते थे। द बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज पृथ्वीराज थ्री, 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192। तो जो चामना साम्राज्य के सबसे फेमस रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि सुल्तान मोहम्मद घोरी को हरा चुके थे 1191 में, पर 1192 में वो खुद उससे हार गए। इसके बाद हम देखते हैं द चोलास। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। तो चोलास पावर में कैसे आए। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो एक माइनर फैमिली मुत्तरियार जो है वो कावेरी डेल्टा में पावर रखता था। देवर सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। तो जो ये मुत्तरियार फैमिली है ये पल्लवा किंग्स के अंडर आते थे। Vijayalaya, who belonged to ancient chiefly family of Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttariyar in the middle of 9th century। तो विजयालया है जो कि चोलास फैमिली से बिलोंग करते थे, उरायूर से। उन्होंने मुत्तरियार फैमिली से इस डेल्टा को कैप्चर कर लिया 9th सेंचुरी के बीच में। He built the town of Thanjavur and a temple for goddess निशुम्भ सुदिनी there। तो जो विजयालया है इन्होंने थंजावुर नाम का टाउन बनाया और वहाँ पे निशुम्भ सुदिनी नाम की एक देवी के ऊपर टेम्पल बनाया। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालया कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। तो विजयालया के जो वंशज थे उन्होंने आसपास के इलाकों पे कब्जा किया और उनका जो साम्राज्य है वो साइज में भी बढ़ा हुआ और शक्ति में भी बढ़ा हुआ। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो जो पांड्या साउथ में थे और जो पल्लवास थे नॉर्थ में, उनकी टेरिटरी भी चोला किंगडम में आ गई। Rajaraja I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas। तो राजराजा वन जो हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली चोला रूलर माने जाते हैं, वो सन 985 में राजा बने और उन्होंने आसपास के सभी इलाकों पर अपना कब्जा पाया। He also reorganized the administration of the empire। Rajaraja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and the countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions। तो राजराजा ने जो है चोला एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से ऑर्गेनाइज किया और राजराजा के बेटे राजेंद्र द फर्स्ट, उन्होंने राजराजा की ही पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए गंगा वैली के ऊपर हमला किया, श्रीलंका पे हमला किया और साउथ ईस्ट एशिया के
कुछ देशों पर हमला किया, और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने एक नेवी बना रखी थी। Big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. तो जो ये चोलाज हैं, इन्होंने जो टेम्पल बनाए थंजावुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम में, ये कुछ आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल्स हैं। Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. तो जो चोला टेम्पल्स बने थे, तो ये एक न्यूक्लियस की तरह बने और इसके आसपास लोगों ने खूब डेवलपमेंट किया। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो ये जो थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स माने जाते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडाउड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। तो मंदिरों को जो है रूलर भी लैंड प्रोवाइड करते थे और दूसरे आम जनता भी लैंड प्रोवाइड करती थी। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at this temple and very often lived near it: priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers. तो ये जो ज़मीन जो मंदिरों को मिलती थी, तो ये जो है मंदिर को मेंटेन करने में काम आती थी। इस पर जो फसल की उपज होती थी, इससे जो मंदिर में लोग काम किया करते थे, उनके काम आती थी, जैसे कि पंडित, या फिर जो गारलैंड बनाते थे, जो खाना बनाते थे, जो साफ सफाई करते थे, म्यूजिशियंस और डांसर्स। In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो मंदिर जो है सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं थी, इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was most distinctive. तो मंदिर बनाने के साथ साथ ही ब्रॉन्ज इमेजेस बनाना भी चोला एम्पायर में एकदम एक डिस्टिंक्टिव फीचर था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो चोला साम्राज्य में जो ब्रॉन्ज मूर्तियां बनी हैं, उनको आज तक भी दुनिया में सबसे फाइन माना जाता है। While most images were of deities, some images were of devotees as well. तो जो ये मूर्ति बनी थी, इनमें से अधिकतर तो जो हैं वो देवी देवताओं की होती थी, पर कुछ भक्तों की भी होती थी, और इनको ये एकदम उम्दा प्रकार की हुआ करती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। Many of the achievements of the Cholas were made possible through a new developments in agriculture. तो चोला चोला साम्राज्य की जो उपलब्धियां थी, वो इसलिए हो पाई क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर में भी खूब डेवलपमेंट किया। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कावेरी नदी जो है, वो कई ब्रांचेस देती हैं बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होने से पहले। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। तो ये जो चैनल्स हैं जिनसे जो रिवर कावेरी से अराइज हुई है, ये कई बार ओवरफ्लो होती थी साल भर। तो इसलिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी जो है इनके तटों पे इकट्ठी हो जाती थी। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो इन चैनल्स में जो पानी आता था, उससे एग्रीकल्चर के लिए जो पानी लगता था उसकी ज़रूरत पूरी होती थी, जिसके कारण चावल की उपज होती थी। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened for large scale cultivation. तो एग्रीकल्चर जो है वो तमिलनाडु में पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में ही ऐसा हुआ कि बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होने लगा। Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in the other areas. तो कुछ एरियाज़ में जो 5th और 6th सेंचुरी में एग्रीकल्चर हुआ, इसके लिए जंगलों को काटा गया और कई जगहों पे ज़मीन को समतल बनाया गया। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. तो जो डेल्टा रीजन है, वहाँ पे तट बनाने पड़े ताकि फ्लड ना आए, बाढ़ ना आए, और कैनाल्स बनानी पड़ी जिनके कारण पानी जो है वो नदी से खेतों तक पहुँच पाता था। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। कई इलाकों में
एक ही ज़मीन पर दो प्रकार की फसलें उगाई जाती थी साल भर में। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कई जगह क्रॉप्स को जो है आर्टिफिशियली पानी देने की ज़रूरत पड़ती थी। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन या सिंचाई के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग। कई इलाकों में जो है कुएं खोदे जाते थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कई जगहों पर बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते थे जिससे वो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। तो याद रखें कि जो सिंचाई होती है उसके लिए खूब प्लानिंग लगती है और संसाधन लगता है, कारीगर लगते हैं, और ये निर्णय भी लेना पड़ता है कि पानी को कैसे बांटा जाएगा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। तो कई नए शासक और नए लोग जो गांव में रहते थे वो इन गतिविधियों में खूब रुचि लेते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। हाउ वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन है, वो किस प्रकार से चलता था? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो जैसे हमने देखा कि जो सिंचाई के कारण खूब एग्रीकल्चर होता था, इसके कारण अलग अलग खेती के जो कारीगर होते थे उनके सेटलमेंट, जिनको उर कहते हैं, वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए इस एग्रीकल्चर के कारण। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड बाय लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। तो ऐसे गांव के जो समूह हैं इनको नाडू नाम से बुलाया गया। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो जो ग्राम सभा होती थी और जो नाडू होता था वो कई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता था, जिसमें से एक होता था जस्टिस देना और टैक्स इकट्ठा करना। रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central चोला गवर्नमेंट। तो वेलाला जाति के जो अमीर पीजेंट्स होते थे वो नाडू के डिसीजन मेकिंग में काफ़ी कंट्रोल रखते थे और उनके ऊपर जो है चोला गवर्नमेंट का भी हाथ होता था। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंदा वेलन, a Velan or peasant serving three kings, Erayar, chief, etc., as markers of respect and entrusted them with important offices of state at the center। तो जो चोला राजा होते थे वो जो ज़मींदार होते थे उनको मुवेंदा वेलन नाम से बुलाते थे या अरैयार नाम से बुलाते थे, उनको इज्जत देने के लिए, और उनको जो है अपने राज्य के कुछ ज़रूरी कार्यभार भी दिया करते थे। वी हैव सीन दैट द ब्राह्मणस ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय। तो हमने देखा था कि ब्राह्मणों को अपने काम के लिए ज़मीन मिलती थी या उसे ब्रह्मदेव भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। जिसके कारण ये हुआ कि कावेरी नदी के किनारे बहुत ही सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स बन गए और ये पूरे साउथ इंडिया में हुआ। Each Brahmadeya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmana landholders। तो हर ब्रह्मदेय को एक असेंबली देखती थी, एक सभा देखती थी, जिसमें कि कुछ प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स होते थे। These assemblies worked very efficiently। Their decisions were recorded in detail in inscription often on the stone walls of temples। तो ये असेंबली जो है ये बहुत ही एफिशिएंटली काम किया करती थी और इनके निर्णय जो होते हैं वो दीवार पे पत्थरों पे लिखे जाते थे, मंदिरों की दीवार के पत्थरों पे लिखे जाते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागाराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। तो जो व्यापारियों की एसोसिएशन होती थी उसको नगाराम कहते थे और ये शहरों में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच sabha was organized। The sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens and temples। तो उत्तरा मेरूर नाम की जगह जो है चिंगलेपुट
जिला में तमिलनाडु में। वहाँ से ये पता चलता है कि सभा किस प्रकार से आयोजित की जाती थी। सभा में अलग अलग कमेटी होती थी, सिंचाई काम देखने के लिए, गार्डनों को देखने के लिए या मंदिरों को देखने के लिए। Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो अब इस कमेटी का हिस्सा कैसे बन सकते थे? तो ऐसे लोग जो कि कमेटी का हिस्सा बनने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे, उनके नाम जो है पाम लीफ पर लिख दिए जाते थे, पत्तों पर लिख दिए जाते थे और इनको एक मटके में भर दिया जाता था और एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था जो कि इन पत्तों को निकाल के एक एक कमेटी मेंबर का नाम डिसाइड करता था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।